वेलकम बैक। कैंप सीरीज 2021 के अंदर हम नेक्स्ट पर्यावरण प्रदूषण की अगली प्रक्रिया के अंदर हम पार्ट नंबर 23 लेके प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की प्रक्रिया कंप्लीट कर दी है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण शब्दों के अंदर एक तो सुपोषणता महत्वपूर्ण था, इसके अलावा सेकंड हमने लिया था COD और थर्ड लिया था BOD। और इनके अलावा जो प्रदूषक तत्व हैं, जो भारी धातु प्रदूषक तत्व हैं या सुपोषणता उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं, जिसमें एक ब्लू बेबी सिंड्रोम भी आया था, ये सब महत्वपूर्ण पार्ट थे। नेक्स्ट में हम प्रारंभ कर रहे हैं कैंप सीरीज की थ्योरी क्लास 23 के अंदर, और इसमें हम ले रहे हैं भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। भूमि प्रदूषण वास्तव में औद्योगिक कूड़े कचरे से भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है। शहरी कूड़े कचरे के मृदा के अंदर मिलने से भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण होता है। इसी के अलावा रेडियो एक्टिव प्रदूषण तत्व भी भूमि को प्रदूषित करते हैं। कृषि से संबंधित कार्यों से उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषक हैं वो भी भूमि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, तथा रासायनिक एवं धात्विक प्रदूषण तत्व या केमिकल या मेटेलिक पॉल्यूशन एलिमेंट भी भूमि को प्रदूषित करने का काम करते हैं। इन प्रदूषकों के अंदर हम पहला एक एक का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें पहला है औद्योगिक कूड़े कचरे से भूमि प्रदूषण या लैंड पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, या जो इंडस्ट्री से उत्पन्न होने वाला कचरा है वो भूमि प्रदूषण कैसे उत्पन्न करता है। उनमें से है पल्प एवं पेपर मिलों से निकलने वाला कचरा, रासायनिक उद्योगों से निकलने वाला कचरा, तेल शोधनशालाओं, चीनी मिलों, चमड़ा उद्योग, टेक्सटाइल, स्टील, मदिरा, उर्वरक, कीटनाशक, दवाओं की कंपनियां, कोयला एवं खनिज खदान उद्योग या धातु प्रोसेसिंग के उद्योग हैं, या औषधियाँ बनाने वाले उद्योग हैं, या शीशा बनाने वाले उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग हैं, पेट्रोलियम एवं इंजीनियरिंग आदि कंपनियों से जो भी प्रदूषक निकलते हैं वो भूमि को प्रदूषित करने का काम करते हैं। तो ये सभी औद्योगिक कूड़ा कचरा है जो भूमि को प्रदूषित करता है, और ये उद्योगों के नाम हैं जिनसे ये कचरा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट, उससे भी जो कचरा उत्पन्न हो रहा है, या परमाणु एवं विद्युत शक्ति गृह की भट्टियों से जो फ्लाई ऐश निष्कासित होती है, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, फ्लाई ऐश निष्कासित होती है कहाँ से? विद्युत गृह या परमाणु या जो कि कोयले को जला करके जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, उन भट्टियों के अंदर फ्लाई ऐश कचरा है वो भूमि प्रदूषण का मुख्य कारक है। आजकल तो फ्लाई ऐश का उपयोग सामान्यतः हम सीमेंट फैक्ट्रियों के अंदर या टाइलें बनाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए ये अत्यधिक कचरा नहीं माना जाता है, ये उपयोग में लेने या लिया जाता है। तो फ्लाई ऐश उत्पन्न करती है। और फ्लाई ऐश है क्या? अध जले भूरे काले कण जो जल, वायु और भूमि को बुरी तरह प्रदूषित करते हैं, उन्हीं को हम फ्लाई ऐश कहते हैं। और फ्लाई ऐश का उपयोग हम फैक्ट्रियों के अंदर जो ये इन फैक्ट्रियों से जो उत्पन्न हो रहा है, या ताप या थर्मल पावर प्लांट्स हैं उससे जो फ्लाई ऐश उत्पन्न हो रहा है, इसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिए तथा टाइल्स वगैरह बनाने के लिए प्रयोग काम में लिया जाता है, या ईंटें बनाने के लिए काम में लिया जाता है। जैविक, अजैविक व अन्य घटकों युक्त औद्योगिक अपशिष्ट मिट्टी या जल से मानव के भोजन पदार्थों में प्रवेश करते हैं तथा जैविक एवं जैव रसायन प्रक्रिया को हानि पहुंचाते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं जो कि उद्योगों द्वारा उत्पन्न होते हैं, और ये घूम फिर के कहीं से भी अगर मानव भोजन के अंदर पहुंचते हैं तो घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। शहरी कूड़े कचरे से भी मृदा प्रदूषण होता है, जिसमें मल है, कूड़ा करकट एवं धूल, रेत के कण, प्लास्टिक, शीशा, धातु, फाइबर, कागज़, गलियों की गंदगी, ईंधन के अपशिष्ट, पत्तियां, कंटेनर, कार्टून वगैरह जो हैं, परित्यक्त मोटर गाड़ियां जो कि कचरे के कबाड़ के रूप में हैं, एवं दूसरे घृणित उत्पाद जिसमें पेंट, वार्निश जो रंगों को मिलाने के या रंगों में मिलाने के काम में आते हैं, ये सभी मृदा प्रदूषण की सबसे अधिक समस्या पैदा करते हैं। तो ये सब प्रदूषक जो शहरी कूड़े कचरे के रूप में उत्पन्न होते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव प्रदूषण तत्वों के अंदर न्यूक्लियर साधनों के विस्फोट के फलस्वरूप उत्पन्न रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, पोटेशियम के आइसोटोप्स एवं कार्बन के रेडियो न्यूक्लियाइड मिट्टी, चट्टान, जल एवं वायु में बहुत सामान्य है, और ये भूमि को प्रदूषित करते हैं। और इसमें निकलने वाली रेडिएशन जो कि अल्फा बीटा गामा विकिरण है, ये भी जीव जंतुओं को या सजीवों को हानि पहुंचाते हैं। C14 पौधों के कार्बन मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेता है, जो मानव एवं पशु को प्रभावित करता है। कार्बन 14, वैसे इसका उपयोग कार्बन डेटिंग के अंदर हम कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यदि कार्बन 14
शरीर में अधिक मात्रा के अंदर है तो भी यह मेटाबॉलिज्म या पाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कचरे या अपशिष्ट के रूप में भूमि प्रदूषण करता है, जो कि मानव को प्रभावित या सजीवों को प्रभावित करता है। इसके अलावा कृषि से संबंधित कार्यों से भी कचरा उत्पन्न होता है या भूमि प्रदूषण होता है, जैसे उर्वरकों की अधिक में मात्रा प्रयुक्त की जाए, खरपतवार नाशक, कीटनाशक, औषधियाँ, मृदा स्थितिक कारक फसल की उपज बढ़ाने के लिए जो हम प्रयुक्त करते हैं, ये अधिक में प्रयुक्त किए जाएं तो ये फसल को खराब करते ही करते हैं, साथ ही जमीन की उर्वरक शक्ति को भी खराब करते हैं, अर्थात भूमि प्रदूषण फैलाते हैं। इसी तरीके से रासायनिक और धात्विक प्रदूषक तत्वों की बात की जाए तो टेक्सटाइल उद्योग, कीटनाशी, पेंट, डाई अर्थात रंजक, साबुन, सिंथेटिक डिटर्जेंट, चमड़ा, ड्रग्स, बैटरी, सीमेंट, एस्बेस्टस, रबड़, पेट्रोलियम, कागज, चीनी, स्टील, शीशा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं धातु उद्योग आदि अपने हानिकारक अपशिष्ट सीधे जल या भूमि में उड़ेल देते हैं, जिससे जल जनित भयानक प्रभाव सजीव प्राणियों पर पड़ते हैं। अर्थात ये जो कारक हैं जो कि रासायनिक और धात्विक प्रदूषक तत्वों को भूमि और जल के अंदर पहुंचा करके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार सेलेनियम, SE प्रतीक ध्यान रखना। फिर है सिलेनाइट, इससे निकलने वाले जो घटक हैं या इनके सिलिकेट्स हैं उनको सिलेनाइट कहा जाता है। आयन, विभिन्न प्रकार के अवशेष तत्व जैसे आयरन, कोबाल्ट, नियॉन, ये नियॉन गैस के रूप में है लेकिन ये है निकल, Ni ध्यान रखना, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बेरियम, लेड, मैंगनीज, आर्सेनिक, मरकरी, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन एक अथवा दूसरे रूप में मृदा में मिले रहते हैं, जो कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करते हैं, अर्थात प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से तापीय प्रदूषण या थर्मल पॉल्यूटेंट जो कि भूमि प्रदूषित करते हैं, उनमें वायुमंडल के तापमान में अवांछित वृद्धि तापीय प्रदूषण कहलाती है। वायुमंडलीय तापीय प्रदूषण व जल तापीय प्रदूषण ये दोनों इसके अंदर शामिल हैं और ये दोनों ही प्रदूषण भूमि को प्रभावित करते हैं या भूजल को प्रभावित करते हैं या भूमि की उर्वरक शक्ति को प्रभावित करते हैं। जैविक ताप वृद्धि एक ज्वलंत पर्यावरणीय समस्या है और वैश्विक ताप वृद्धि जिसको कि हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग एक ज्वलंत पर्यावरण समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग जो पूरे ग्लोब है, जो अर्थ का जो ग्लोब है, उस अर्थ के ग्लोब का जो बाह्य ताप है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, बढ़ने की प्रक्रिया है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और एक ज्वलंत पर्यावरणीय समस्या के रूप में उभर कर बाहर आती है। और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में मुख्य घटक जो ग्लोबल वार्मिंग का है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में मात्रा बढ़ने के साथ ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है। वायुमंडलीय तापीय प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? उनमें से पहला, उद्योगों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित विभिन्न गैसों की अधिकता। दूसरा, ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों के अंदर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड आती है, सेकंड नंबर पे मेथेन आती है, थर्ड नंबर पर नाइट्रस ऑक्साइड आती है। इसके अलावा फ्लूराइड्स जितने भी हैं वो सभी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O लिख रखा है, आदि की विश्व स्तर पर वायुमंडल में बढ़ोतरी होने से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होती है, अर्थात वैश्विक ताप में वृद्धि होती है। वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण विश्व स्तर पर होने वाली बढ़ोतरी, वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण विश्व स्तर पर ताप में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा प्रशीतक उपकरण, प्रशीतक उपकरण किसको कहा जाता है? जैसे AC है या फ्रीज है, इनको प्रशीतक उपकरण कहते हैं। वायुयानों में प्रशीतकों के प्रयोग से छोड़े गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण सीधे ओजोन परत के अंदर छोड़े जाते हैं, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसी तरीके से विलायकों पर आधारित उद्योगों से छोड़े गए कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड अर्थात CH3Cl आदि के वाष्प द्वारा भी भूमि और वायु प्रदूषण फैलता है। इसी तरीके से जल तापीय प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? तो जलीय ताप प्रदूषक कौन कौन से हैं ये नाम ध्यान रखना। उद्योगों द्वारा गर्म औद्योगिक अपशिष्टों को सीधा जल में छोड़ दिया जाता है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो कूलेंट के रूप में हम जल काम में ले रहे हैं वो यदि नदियों में बहा दिया जाए तो भी वो वायु
जल तापीय प्रदूषण फैलाता है। प्रदूषित जल की सतह पर उपस्थित पदार्थों द्वारा ताप का अवशोषण होता है, उसकी वजह से भी ताप में वृद्धि होना तापीय प्रदूषण फैलाता है। तापीय प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन, अर्थात ताप प्रदूषण के कारण कौन कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होती है, उसके प्रभाव कौन से हैं। उसमें पहला है ओजोन गैस की रक्षक परत का क्षय, अर्थात ओजोन परत की क्षय इसका पहला कारक है, जिसको ओजोन लेयर डिप्लेशन कहा जाता है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघलना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण आज जो तटीय प्रदेश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर या जो आवास हैं वो आवास जल के आधिक्य के कारण जलमग्न होने की स्थिति या कगार पर पहुँच चुके हैं और कई हजारों टापू पानी के अंदर इस ग्लोबल वार्मिंग में जो ध्रुवों की बर्फ़ के पिघलने से छोटे छोटे टापू हैं वो पूर्णतः जलमग्न भी हो चुके हैं। समुद्र के जल स्तर में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। जल चक्र में परिवर्तन से कहीं पर तो भीषण सूखा पड़ता है तो कहीं पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बाढ़ भी आ जाती है। तो ये भी जल चक्र में परिवर्तन के कारण होता है और उसका मुख्य कारक है तापीय प्रदूषण। इसके अलावा कृषि भूमि में भी निरंतर कमी हो रही है, क्योंकि भूमि की उर्वरक शक्ति इसमें नष्ट होती जा रही है, जिसके कारण जो भूमि प्रदूषण के कारण जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो चुकी है और इसकी वजह से कृषि उत्पादन में लगातार कमी भी हो रही है, अर्थात कृषि योग्य भूमि की कमी होती जा रही है। तापीय प्रदूषण का खतरा भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों पर सबसे अधिक है। उसका कारण ये है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सूर्य का ताप या दैनिक ताप बहुत अधिक होता है। ऐसी स्थिति में वैसे ही वातावरण तेज है और उच्च ताप की उपस्थिति के कारण यहाँ पर भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण तापीय प्रदूषण के रूप में अत्यधिक होते हैं। हिमालय के शिखरों पर जमी बर्फ पिघलने से समुद्र जल के ऊंचा होने व तटीय क्षेत्रों के डूबने का खतरा है, ये भी वैश्विक तापन के कारण होता है। उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी के तटों पर तूफान का खतरा अत्यधिक रहता है, क्योंकि ताप में विषमता के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कह सकते हैं या यहाँ पर निम्न ताप से उच्च ताप की ओर हवा का बहने की प्रक्रिया है, उसके कारण भी तूफान उत्पन्न होते हैं या चक्रवात उत्पन्न होते हैं। मौसम छोटे व असंभावित होंगे, अर्थात उड़ीसा बंगाल के तटों पर तूफान का खतरा रहता है। साथ ही मौसम छोटे और असंभावित होंगे। असंभावित का मतलब है बारिश होने का जो टाइम सामान्यतः लंबे समय से निर्धारित है वह प्रदूषण की प्रक्रिया के कारण या तापीय प्रदूषण के कारण या तो बारिश होने का समय घट गया है या फिर अनिश्चित हो गया है कि बारिश इन 4 महीनों की बजाय शिफ्ट होकर के अगले 4 महीनों में, या अनियमित रूप से कभी भी निश्चित नहीं है कि कब बारिश हो जाए। तो ये प्रक्रिया भी ताप प्रदूषण के कारण हो रही है, अर्थात जलवायु या मौसम में परिवर्तन होता है। जलाशयों के तापमान में वृद्धि से जल तंत्रों को भी अत्यधिक हानि होती है। ये प्रक्रिया की हम चर्चा पहले जलीय प्रदूषण में कर चुके हैं। तापीय प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन कौन से किए गए हैं उनकी भी प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मॉन्ट्रियल घोषणा, जो कि 16 सितंबर 1987 में चरणबद्ध रूप से ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के प्रयोग पर रोक से संबंधित है। तो ध्यान रखना, ओजोन परत के विघटन की प्रक्रिया में जो भी पदार्थ प्रयुक्त होते हैं उन पदार्थों के उपयोग में कमी करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल घोषणा से संबंधित है, जो कि 16 सितंबर 1987 के अंदर जारी किया गया था। वैश्विक ताप वृद्धि में औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण भी इसमें शामिल है, तो उसको भी नियंत्रित करके हम तापीय प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वायु में ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन को कम से कम मात्रा में किया जाए तो उत्सर्जन को कम करके भी हम वैश्विक तापन को नियंत्रित कर सकते हैं या तापीय प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ये वृक्षारोपण अधिक करने से वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वैसे नीचे कम हो जाएगी। साथ ही वृक्षों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक उपयोग से वायुमंडल ठंडा भी रहेगा, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है और जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वायुमंडलीय ताप को बढ़ा देती है। ऐसी स्थिति के अंदर अधिक्य में पेड़ पौधे होंगे तो वायुमंडलीय ताप को नियंत्रित करने का काम या ठंडा करने का काम भी करेंगे। नेक्स्ट प्रक्रिया में नाभिकीय प्रदूषण या न्यूक्लियर पॉल्यूशन। तो इसके पहली प्रक्रिया, इससे पहले हमने जो भूमि प्रदूषण कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में हम नेक्स्ट ले रहे हैं नाभिकीय प्रदूषण, जो कि 5वां प्रदूषण है। नाभिकीय प्रदूषण के अंदर यूरेनियम, थोरियम आदि से
खनन के समय प्रदूषण होता है, अर्थात खोदते समय यूरेनियम या थोरियम को खोदकर निकालते समय जो उनके अवशेष या सूक्ष्म कण रह जाते हैं वो भी नाभिकीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। समस्थानिकों के उत्पादन के समय भी नाभिकीय प्रदूषण होता है, क्योंकि समस्थानिकों का उपयोग सामान्यतः कई उद्योगों के अंदर होता है, कई उपचार के अंदर भी होता है, या रासायनिक प्रक्रियाओं के अंदर भी, उनके अध्ययन के अंदर भी इसका उपयोग होता है। यहाँ तक कि सजीवों की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए भी हमें समस्थानिकों का उत्पादन करना पड़ता है और उसके कारण नाभिकीय प्रदूषण उत्पन्न होता है। परमाणु शक्ति उत्पादन संयंत्रों में भी हम परमाणु के विघटन से जो ऊष्मा उत्पादित कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो ऊष्मा उत्पादित कर रहे हैं, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो ईंधन प्रयुक्त किया जाता है, उस ईंधन के विघटन के बाद भी उसमें नाभिकीय कण उपस्थित रहते हैं और ये कण भी निरंतर अल्फा बीटा गामा विकिरण उत्सर्जित करते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। इसी तरीके से नाभिकीय रिएक्टर के अंदर भी इस तरह के पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कि रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं, नाभिकीय प्रदूषण फैलाते हैं। नाभिकीय हथियारों के बढ़ने और उनके उपयोग के दौरान भी नाभिकीय प्रदूषण होता है, जिसमें एटम बम है या हाइड्रोजन बम शामिल हैं। इसके अलावा रेडियो ट्रेसरों का उपयोग या प्रयोग दवा, अस्पतालों में और जीव विज्ञान में होता है और इन्हीं रेडियो ट्रेसरों के उपयोग द्वारा भी इनका एक बार उपयोग करने के बाद में हम इनको निष्कासित कर देते हैं। उनके प्रॉपर डंपिंग की सुविधा नहीं होने के कारण ये भूमि में या जल में पड़े रहते हैं और प्रदूषण का काम करते हैं, जिसमें एक प्रदूषक है कॉपर 63 जो कि महत्वपूर्ण जल प्रदूषक के रूप में उपस्थित रहता है और ये सामान्यतः रेडियो प्रदूषण फैलाता है। नाभिकीय प्रदूषण के प्रभाव, अगर नाभिकीय प्रदूषण हो गया है तो उससे क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो प्रक्रिया की हम बात करें तो रेडियो सक्रिय पदार्थ मनुष्य की या जीव जंतुओं की खाद्य श्रृंखला में यदि प्रवेश कर जाते हैं तो उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। डीएनए को नष्ट कर देते हैं, जिससे अगली संतति के अंदर भी विकृति उत्पन्न हो जाती है तथा कैटरेक्ट तथा ल्यूकेमिया जैसी बीमारियां भी पैदा हो जाती है। तो दो बीमारियों के नाम दे रखे हैं, कैटरेक्ट ये आँखों की बीमारी है, ल्यूकेमिया जिसको कि हम ब्लड कैंसर कहते हैं, ये बीमारियां भी उत्पन्न होती है और डीएनए नष्ट होने के कारण या डीएनए में विकृति उत्पन्न होने के कारण अगली संतति के अंदर भी विकृति आ जाती है और ये विकृति भी इस तरह के नाभिकीय प्रदूषण के कारण होती है। रेडियोधर्मी तत्व जीवों के प्रोटीन से क्रिया करके एंजाइमों को नष्ट करके उनकी वृद्धि को भी रोक सकते हैं। इसी तरीके से असामान्य शिशुओं के जन्म होने की प्रक्रिया जो कि डीएनए विकृतीकरण के कारण हो रही है, उत्परिवर्तन के कारण हो रही है, त्वचा रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जेनेटिक परिवर्तन हो सकता है। जेनेटिक परिवर्तन का मतलब है जंतुओं के जेनेटिक मटेरियल के अंदर परिवर्तन होने से अगली संतति सामान्य संतति की तरह न होकर के विकृत हो जाती, तो इस प्रक्रिया को हम जेनेटिक परिवर्तन कहते हैं। धीरे धीरे कई वर्षों में लकवे, बहरापन, गूंगापन आदि के रूप में भी ये प्रदूषण प्रभाव उत्पन्न करता है। हड्डियों में विकृतियां आ जाती है, मंद बुद्धिता भी रेडियोधर्मी विकिरणों के कारण उत्पन्न होती है। तो रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस हैं या रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण इस प्रकार के कई प्रभाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वो कौन सा है, ये वाला है। ये जेनेटिक मटेरियल को प्रभावित कर देते हैं, जिससे विकृत शिशुओं का जन्म होता है, जिनमें लकवा हो सकता है, बहरापन की संभावना हो सकती है, गूंगे बच्चे पैदा हो सकते हैं या लंगड़े बच्चे पैदा हो सकते हैं या विकृत रूप के बच्चे पैदा होते हैं। तो ये मूल कारण के रूप में क्या है, रेडियो सक्रिय या रेडियो कर्मिक विकिरण इसका या प्रदूषण इसका मुख्य कारण है। इसी तरीके से हम बात करते हैं नाभिकीय प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जाए, तो उसका पहला कारक है खनन व उपयोग के समय कम से कम बिखराव हो, अर्थात उपयोग में ले रहे हैं वो ले लिया जाए, बाकी को नियंत्रित करके रखा जाए, फैलने न दिया जाए। इसी तरीके से इनके खनन में गीली विधि को काम में लिया जाए, अर्थात पानी में घोल करके यदि या किसी विलायक में घोल करके यदि प्रयुक्त किए जाएं तो इनकी डस्ट वायु में नहीं फैलेगी, तो भी प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। संरक्षण व संचय द्वारा संचय इस प्रकार हो कि विकिरण न फैले, मतलब इनको अगर एकत्रित रखा जाए तो इनको बड़े और मोटे आकार के जो लेड के या शीशे के पात्र हैं उसके अंदर यदि रखा जाए तो इनकी विकिरण उस शीशे से बाहर नहीं निकलेगी और इस तरीके से हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरीके से उच्च रेडियो सक्रियता वाले पदार्थों का समुद्र, नदी, जल आदि में विसर्जित न किया जाए। तो रेडियो सक्रिय पदार्थों को यदि भूमि, जल
और वायुमंडल में न फैलने दिया जाए या उनका नियंत्रण कर दिया जाए तो भी इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है। स्रोत से दूर रहा जाए, अर्थात जो रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो सक्रिय विकिरणों का या रेडियो सक्रिय पदार्थों का जहाँ उपयोग किया जा रहा है उससे यदि दूर रहा जाए तो भी हम इसको नियंत्रित या कम कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति उद्भाषण कम से कम हो, अर्थात न्यूनतम व्यक्ति इस कार्य में शामिल हो तो कम से कम व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से विकिरणों से प्रभावित कक्ष में विशेष मास्क, सूट, बूट, ओवरकोट, दस्ताने आदि पहनकर प्रवेश करें तो ऐसी स्थिति में भी हम इस प्रदूषण पदार्थों से बच सकते हैं, अर्थात इनको नियंत्रित या कम कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया के रूप में अगली हम बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि एक सामान्य निश्चित डेसिबल मात्रा से अधिक, सामान्यतः इसको हम 80 डेसिबल या उससे अधिक मात्रा की ध्वनि अगर लंबे समय तक प्रयुक्त कर रहे हैं तो वह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। तो डेसिबल एक तो मात्रक इसमें पूछा जाता है कि ध्वनि को मापने का मात्रक कौन सा है, तो उसका मात्रक है डेसिबल। दूसरा, कितने मात्रा में, किस डेसिबल से अधिक मात्रा की ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। तो सिंपल सा है, वैसे तो 85 लिखते हैं, लेकिन 80 से ऊपर अगर डेसिबल की कोई ध्वनि है और लंबे समय तक प्रयुक्त हो रही है तो वह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। चाहे आप गाना सुन रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की कोई आवाज़ इस डेसिबल के ऊपर की है तो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। तो वायुयान के उड़ने पर होने वाली आवाज़, ट्रेन के चलने पर, ट्रैफिक, बस के हॉर्न, लाउड स्पीकर, वैज्ञानिक परीक्षण आदि सभी से ध्वनि प्रदूषण होता है जो कि एक निश्चित मात्रा से अधिक डेसिबल है तो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। ध्वनि का हमारी श्रव्य क्षमता से अधिक होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। हमारे सुनने की जो क्षमता है, सुनने की सामान्य क्षमता हम 40 से 50 तक की या 60 डेसिबल की ध्वनि तक हम सुन सकते हैं आसानी से, जो कि प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आती। लेकिन इससे अधिक ध्वनि सुन तो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक ध्वनि हमारे इस कान के आंतरिक पर्दों को या आंतरिक जो भाग हैं या आंतरिक जो भी उत्तक हैं उनको प्रभावित करते हैं, नष्ट करते हैं, उन्हीं को हम ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। ध्वनि प्रदूषण में हम केवल सामान्य ध्वनियाँ नहीं लेते, हम अगर तीव्र या तेज डेसिबल के अंदर हम गाना भी सुन रहे हैं तो भी वह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। ध्वनि का हमारी श्रव्य क्षमता से अधिक होना ध्वनि प्रदूषण है, जो कि हमें बहरा बना सकता है और अत्यधिक शोर से हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। अगर लंबे समय तक तीव्र ध्वनि के अंदर यदि काम किया जाए तो हमारा मानसिक संतुलन भी खराब हो सकता है, क्योंकि ध्वनि सुनने का मूल काम कौन कर रहे हैं, कान कर रहे हैं। और कान में आंतरिक जो कर्ण है, ये आंतरिक कर्ण शरीर के संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं, और यदि अधिक ध्वनि के अंदर हम रहेंगे तो मानसिक संतुलन बिगड़ने की संभावना भी रहती है। और एक एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, ये लिखा गया है 85 डेसिबल से अधिक शोर यदि 8 घंटे तक है तो उसे भी हम ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात कम डेसिबल अधिक समय तक सुना जाए तो भी ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला, बादलों की गर्जन, धरती पर बिजली गिरने से होने वाला शोर या गर्जन, ट्रेन के चलने से उत्पन्न ध्वनि, वायुयान के उड़ते समय उत्पन्न ध्वनि, आवागमन के साधनों से उत्पन्न ध्वनि, औद्योगिक कल कारखानों में मशीनों के चलने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो ध्वनि के कारण भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसी तरीके से निर्माण कार्यों के चलने से, अर्थात मकान बनाने की प्रक्रिया है या सड़क या पुल वगैरह जो बनाने की प्रक्रिया है उसके अंदर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो, या आपके धातु के पदार्थों या बर्तनों को बनाते समय जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो भी प्रदूषण का कारण है। वैज्ञानिक परीक्षणों से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिसमें चाहे परमाणु बम का परीक्षण हो या सामान्य हम जो रक्षा के लिए जो उपकरण प्रयुक्त किए जा रहे हैं, या फिर फायरिंग रेंज के अंदर जो फायरिंग की जा रही है उसमें जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, चाहे वो बंदूक से निकलने वाली ध्वनि हो या तोप से निकलने वाली हो या गोली दागने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि हो या रॉकेट लॉन्चर से होने वाली ध्वनि है, वो सभी परीक्षणों के अंदर प्रयुक्त ध्वनि है और उनकी वजह से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। मनोरंजन के साधनों के अंदर मैंने कहा था, जैसे गाने बजाने की प्रक्रिया भी है, या आप संगीत भी सुन रहे हैं लेकिन एक निश्चित आवाज़ से अधिक है ध्वनि है या एक निश्चित डेसिबल से अधिक की ध्वनि है, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण के अंदर शामिल होती है। मानवीय क्रियाकलापों आदि से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। मानवीय क्रियाकलापों के अंदर आप कूटने छानने की प्रक्रिया भी कर रहे हैं,
या आप टेलीविज़न भी देख रहे हैं या टेलीविज़न के अंदर प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसके अंदर से भी जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, या रेडियो सुन रहे हैं या अन्य किसी प्रकार की तोड़फोड़ की प्रक्रियाएं भी हो रही है, तो उसमें जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है मानव क्रियाकलापों से, वो भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो ध्वनि प्रदूषण का है वो बहरापन है, अर्थात अधिक से अधिक समय तक ध्वनि या उच्च डेसिबल की ध्वनि के संपर्क में रहेंगे तो बहरेपन की संभावना अत्यधिक रहती है। तो अत्यधिक ध्वनि मानव को बहरा बना सकती है। शहर में सड़क किनारे रहते हैं तो अत्यधिक शोर मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है, मानसिक शांति को विघटित कर देता है, अनिद्रा का कारण हो सकता है, नींद नहीं आना या अनिद्रा भी इसकी वजह से उत्पन्न हो सकती है अत्यधिक ध्वनि के कारण, या शांत रूप में लंबे समय तक अगर सोना चाहें या एकदम शांत नींद लेना चाहें तो ध्वनि प्रदूषण में रहने के बाद में आप एकदम लंबी शांत नींद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर अच्छी नींद भी नहीं आती है। घरों की दीवारें कमज़ोर हो जाती है अधिक ध्वनि की उपस्थिति में। मनुष्य में चिड़चिड़ापन, थकान, सिरदर्द आदि हो सकते हैं। शोर एकाग्रता कम कर देता है, मानसिक एकाग्रता है उसको शोर हमेशा ही कम कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा शांत वातावरण में पढ़ने से हमेशा अधिक याद रहता है और शोरगुल के वातावरण में पढ़ने से याद कम रहता है। इसलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय या अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढ़ने पे उस समय सामान्यतः ध्वनि प्रदूषण न्यूनतम होता है। ऐसी स्थिति के अंदर एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ने से अधिक याद रहता है। कल कारखाना, उद्योगों, फैक्ट्रियों आदि से उत्पन्न होने वाला शोर प्रकृति की चेतना को भंग कर देता है, अर्थात जीव जंतुओं की क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। पशु पक्षियों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कि देखने में मिलता है। ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? उनमें से है वाहनों की स्वच्छता के लिए कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि साफ वाहन है या उसमें साइलेंसर लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में ध्वनि को नियंत्रित या कम किया जा सकता है। और अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहन हैं तो उनके चलन को रोकना भी चाहिए। मशीनों और औद्योगिक कारखानों में सुधार लाना चाहिए, जिससे कि न्यूनतम ध्वनि के उपकरणों का उपयोग किया जाए और ध्वनि को नियंत्रित किया जा सके। हवाई अड्डों और बस स्टेशनों पर ध्वनि सीमा को लागू कर दिया जाए कि इससे अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले कोई पदार्थ हैं या उसके आसपास अगर रहवासी जगह है तो वहाँ से दूर शिफ्ट कर दिए जाएं, ताकि ध्वनि प्रदूषण से इनको शिफ्ट या ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सके। विविध प्रकार के ध्वनि सीमा नियंत्रण नियमों को लागू करना चाहिए, जिससे कि हम इसको प्रदूषण को रोक सकें। इसके साथ जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जन जागरूकता अभियान हर बार चलते ही हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि प्रदूषण के अंदर या जो दीपावली के अंदर पटाखे फोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर दिया गया था सरकार की तरफ से, और आम जन ने भी इस प्रक्रिया को पॉजिटिव रूप में लेकर के इन पटाखों को नियंत्रित या कम काम में लिया। ऐसी स्थिति में ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों को कम किया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात सरकार अगर इस प्रकार के आदेश निर्धारित या नियम बना दे तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो या तापीय प्रदूषण या रेडियो सक्रिय प्रदूषण हो। विविध प्रकार के ये हो गया। जन जागरूकता अभियान चलाना, ये सिंपल प्रक्रिया चली रही है। स्वयं जागरूक होना, खुद भी अगर इस प्रक्रिया के प्रति सजग हैं तब भी प्रदूषण को नियंत्रित या कम किया जा सकता है। हम कम वाहनों का उपयोग करें तो भी प्रदूषण को नियंत्रित या कम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी ये प्रक्रिया या ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है, और लास्ट क्लास के अंदर हम इससे संबंधित कुछ प्रावधानों को पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी इसके साथ में लेकर के नेक्स्ट क्लास के अंदर इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।